अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और फिर देखेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। ओके, अब इसको समझेंगे इस तरह से कि ये सन है और ये क्या है, अर्थ। अब सन क्या देता है, इसको हीट देता है। सन इसको हीट देता है, तो ये सन की जितनी भी हीट होती है उसको क्या कर लेती है, अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर, कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब करेगी तो उसने जो एब्जॉर्ब किया वो उसको बाहर भी निकालेगी, एमिट भी करेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एब्जॉर्ब ही करे। तो अगर ये सन से हीट अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है तो वो बाहर भी निकालेगी। अब क्या होगा कि इसने सन की जितनी हीट थी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब की। अब ये अर्थ जो है वो क्या करेगा, अब अर्थ से क्या करेगी, एमिट करेगी। अब कुछ देर बाद ये अर्थ ने जितनी भी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब की थी ना, उसको ऐसे करके बाहर निकालेगी। देखो ये अंदर की तरफ एरो, मतलब ये हीट को अपने अंदर जल्द कर रही है। अब ये उसको क्या करेगी, ऐसे सारी बाहर निकालेगी। अब होता क्या है कि जब ये अर्थ बाहर निकाल देती है हीट को, तो इसके इर्द गिर्द जितनी भी गैसेस होती हैं वो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, CH4 मीथेन और वाटर वेपर्स जो होते हैं। ठीक है, मैं ऐसे लिख रही हूँ, वाटर वेपर्स। ये क्या करते हैं, ये जो हीट बाहर निकल रही है इसको अपने अंदर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो हीट अर्थ बाहर निकालती है उसको ये अपने अंदर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इन्होंने भी एब्जॉर्ब किया तो दोबारा ये एमिट करेंगे, तो कुछ देर बाद ये दोबारा से अपने अंदर से सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड था, CH4 था और वाटर वेपर्स थे, ये दोबारा से अपने अंदर से हीट को बाहर निकालते हैं। जब ये हीट बाहर निकलती है ना, तो इसकी वजह से अर्थ में टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है, अर्थ पे गर्मी बढ़ जाती है। तो मेन रीज़न से ये है कि अर्थ पे गर्मी क्यों हो रही है, क्योंकि इनका ये जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 और ये वाटर वेपर्स हैं, इनको बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो जब हीट को बाहर निकालती हैं तो इनकी वजह से बेसिकली जो है वो टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है। अगर इनको हम कम कर देना तो अर्थ पे गर्मी भी कम हो जाएगी। अब ये बनती कैसे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन की वजह से बनती है, सारी पोल्यूशन ही की वजह से बन रही हैं। जैसे फैक्ट्रीज़ के धुएं वगैरह जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी वजह से बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर से ये ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं। और जैसे ही ये बनती हैं तो ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं हीट को, और फिर जब बाहर निकालती हैं तो फिर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब जब टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता है, ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग क्यों, क्योंकि गर्मी बढ़ी है, वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल अर्थ की टेम्परेचर बढ़ता है इसलिए ग्लोबल वार्मिंग। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, सबसे पहले क्या होता है कि जितनी सन से जितनी भी हीट मिलती है वो अर्थ अपने अंदर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जब अर्थ अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करती है तो उसने बाहर भी निकालनी है। तो जब वो हीट को बाहर निकालती है तो जितनी भी यहाँ पे गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, इस जो अर्थ अपने अंदर से हीट बाहर निकाल रही है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब इन्होंने जब ये सारी हीट एब्जॉर्ब की तो ये भी कुछ देर बाद बाहर निकालेंगी। जब ये बाहर निकालती हैं तो इनके बाहर निकालने की वजह से टेम्परेचर जो होता है अर्थ का बढ़ जाता है, और इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कैसे किया जा सकता है, तो वो यही है कि अगर ये गैसेस ना हो, ये गैसेस कम हो जाएं, तो फिर अर्थ की जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो सकती है अगर इन गैसेस की प्रोडक्शन कम कर दी जाए। और इनकी प्रोडक्शन कैसे कम हो सकती है, अगर हम पोल्यूशन पे कंट्रोल कर लें। अब इस टॉपिक को देखते हैं कि सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। अर्थ एब्जॉर्ब एंड एमिट रेडिएशन। सबसे पहले अर्थ एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद एमिट करती है रेडिएशंस को। फिर गैसेस जो होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स भी, वो एब्जॉर्ब करते हैं इन रेडिएशंस को एंड री एमिटेड, और दोबारा से एमिट करते हैं बैक टू अर्थ, अर्थ पे ही। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, अर्थ का टेम्परेचर जो होता है बढ़ रहा है। अर्थ जो है वो वार्मर हो रही है, तो इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंस क्या है। अब इसकी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस भी है। बहुत हद तक जो है ग्लोबल वार्मिंग अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो उसका नुकसान है, जिसका भी हम देखेंगे कि इसके नुकसान क्या है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, अगर ऐसा नहीं होगा तो अर्थ जो है वो इतनी ज़्यादा ठंडी होगी जितना कि मून पे टेम्परेचर होता है, और इस टेम्परेचर पे जो सर्वाइवल है अर्थ के ऊपर वो पॉसिबल ना हो सकता अगर ऐसी ग्लोबल वार्मिंग ना होती तो।
नेक्स्ट है इसके कॉजेज़ कि ये ग्रीन हाउस गैसेस हो क्यों रही हैं या ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रही है। इसके कॉजेज़ ये हैं कि वही फॉसिल फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं, जैसे व्हीकल्स, गाड़ियों के धुएँ वगैरह और फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन, अगर हम दरख्त काट देते हैं, क्योंकि दरख्त एक ऐसी चीज़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब दरख्त नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ें नहीं होंगी, तो वो ज़्यादा होती जाएगी। फिर इंडस्ट्रीज़ में जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ये सारी जो है वो कॉजेज़ हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा क्यों हो रही है। फिर इसके इफेक्ट्स हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होने के नुकसान क्या होते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो सबसे पहला नुकसान तो उसका फ्लडिंग है। फ्लडिंग कहते हैं सैलाब को। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो भी पहाड़ हैं जिसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई हैं, वो सारे जो हैं गर्मी की वजह से मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जब वो मेल्ट होंगे तो समुंदर में पानी का लेवल बढ़ जाएगा और इसकी वजह से सैलाब आएगा जो इलाके समुंदर के करीब हैं। तो ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर ग्लेशियर्स मेल्ट्स फास्टर, ग्लेशियर मेल्ट करना शुरू करेंगे, सी लेवल राइजेस, सी का लेवल जो है वो राइज़ कर जाएगा और फ्लडिंग आएगी, सैलाब आएगा। कोस्टल एरियाज़ बोला जाता है जो कि समुंदर या दरियाओं के करीब इलाके होते हैं उनको। नेक्स्ट ह्यूरिकेन्स के बारे में हम पहले इसका टॉपिक पढ़ चुके हैं। यहाँ सिर्फ एक क्विक सा रिव्यू लेंगे, ह्यूरिकेन्स का डिटेल में नहीं देखेंगे। सबसे पहले तो सन की जो हीट है वो जब ओशन पे पड़ती है तो ओशन का ऊपर वाली लेयर का जो पानी है वो गर्म होगा, और जब गर्म होगा वार्म वाटर आपको पता है लाइट होगा और वो राइज़ करेगा। ठीक है, ये हम सारा कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं किस तरह से। अब ये राइज़ कर जाएगा, ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाता है तो ये बेसिकली जब सन पड़ा पानी के ऊपर, पानी गर्म हुआ, वेपोरेट करके ऊपर जाके क्या बना देगा? क्लाउड्स बना देगा। और जब क्लाउड्स बन जाते हैं तो उसके अंदर से हीट निकलती है, और ये जो हीट है इसकी वजह से जो इर्द गिर्द की हवा होगी अब वो दोबारा से क्या करेगी? गर्म होगी, और वो गर्म होगी हल्की होगी और वो फिर ऐसे ऊपर चली जाएगी। अब जब वो ऊपर चलेगी तो ये जगह खाली हो जाएगी क्योंकि यहाँ की सारी हवा ऊपर चली जाएगी। तो इसकी जगह को पूरी करने के लिए नीचे की हवा जो है वो आती है और इसकी यहाँ से खाली जगह को पूरा करती है। फिर ये अर्थ क्योंकि ऐसे स्पिन करती रहती है तो ये सारी हवा भी ऐसे गोल गोल घूमने लग जाती है और इसकी वजह से क्या बनते हैं? ह्यूरिकेन्स बनते हैं। इसको बोलते हैं ह्यूरिकेन्स। और ये अगर डिटेल में पढ़ना है तो ये हमने पिछले लेक्चर कन्वेक्शन वाले में किया था, तो उसमें आप देख सकते हो ये लेक्चर। अब ये ह्यूरिकेन्स बनने लग जाते हैं। तो अब एक है ह्यूरिकेन, एक है रेनफॉल। ठीक है, अब आप देखो कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर अर्थ का ज़्यादा होगा, उतना ही यहाँ पे जो पानी है वो एवेपोरेट करके ऊपर जाता जाएगा और क्या बनाता जाएगा? क्लाउड्स बनाता जाएगा। तो अब जब क्लाउड्स बन गए तो जितने ज़्यादा क्लाउड्स बनेंगे उतनी उसका नुकसान क्या होगा? ज़्यादा बारिशें होंगी। और दूसरा नुकसान क्या है? ये ह्यूरिकेन्स ज़्यादा बनेंगे। तो ये जो है वो इसका जो अफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का वो यही है कि अगर ह्यूरिकेन्स कैसे होंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का तो वार्मर ओशन उतना ही वार्म होगा, और उसकी वजह से क्या आएंगे? स्ट्रॉन्ग ह्यूरिकेन्स आएंगे, ज़्यादा विंड्स चलेंगी, ज़्यादा बारिशें होंगी, तबाही ज़्यादा होगी। फिर रेनफॉल है कि हाई टेम्परेचर होगा, उसकी वजह से ज़्यादा एवेपोरेशन होगी, और ज़्यादा एवेपोरेशन की वजह से जो है वो इंटेंस रेन हो सकती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है। जब एवेपोरेशन ज़्यादा होती है ना तो उसकी वजह से सॉइल जो है वो सूख जाती है क्योंकि सारा पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सॉइल जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, प्लांट सूखना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप्स जो हैं उनको नुकसान होता है और लैंड भी क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। फिर वाइल्ड फायर क्या होते हैं? अभी देखा कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतने प्लांट्स जो होते हैं वो सूख जाते हैं, और जब वो प्लांट सूख जाते हैं तो जो सूखे हुए प्लांट होते हैं उन पर आग जल्दी लगती है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो दरख्त होते हैं। तो इसीलिए जब भी ज़रा सी भी लाइटनिंग हो या कोई भी छोटा सा भी अफेक्ट होता है तो उससे पूरे जंगल में आग लग जाती है। या जैसे कि ज़रा सी भी लाइटनिंग होती है, जैसे बिजली चमकती है, तो उसके ज़रा सी बिजली चमकने से पूरे जंगल में आग इसलिए लग जाती है क्योंकि दरख्त सूखे हुए होते हैं। तो हॉट वाटर ड्राइज सॉइल एंड बुशेस, इसकी वजह से क्या हो जाते हैं? बुशेस, झाड़ियाँ वगैरह या मिट्टी जो होती है वो बेसिकली ड्राई हो जाती है। और फायर स्टार्ट ड्यू टू लाइटनिंग, और लाइटनिंग की वजह से या किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अगर फायर लग गई तो पूरे जो है फायर जो है वो फास्टर स्प्रेड एंड पोल्यूटिंग एयर, तो वो तेज़ी से फैल जाएगी और धुआं ज़्यादा होगा तो फिर एयर भी पोल्यूट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट यही है कि विंड स्टॉर्म्स ज़्यादा आएंगे। अभी हमने देखा कि विंड स्टॉर्म्स किस तरह से ज़्यादा आएंगे कि अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा एवेपोरेशन होगी, मतलब मॉइस्चर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में। एवेपोरेशन जब ज़्यादा हो रही है ना तो पानी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं मॉइस्चर, नमी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके पास स्नोफॉल्स भी ज़्यादा हो सकती हैं विंटर्स में। फिर इसका सोल्यूशन यही है कि अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर दें तो फिर ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो सकती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो सकते हैं। और वो उनको कैसे कम किया जा सकता है? अगर आप दरख्त को काटना छोड़ दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जंगल को मतलब दरख्त ज़्यादा उगाए जाए। इससे क्या होगा कि वो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है दरख्त उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि दरख्त जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन नुकसानदेह नहीं होती।
तो वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते रहेंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में कम होती जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। फिर रिड्यूस यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करना जो है, जैसे कोयले वगैरह, इनका जो है वो यूज़ करना कम कर दो। इनके यूज़ कम करना शुरू करेंगे तो फिर धुआं ज़्यादा नहीं होगा और फिर ये गैसेस ज़्यादा नहीं बनेंगी। और उसके अलावा अपनी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि अगर ये वेदर बुरे आते भी हैं, जैसे हरिकेन्स वगैरह ज़्यादा आते भी हैं या बारिशें ज़्यादा होती भी हैं, तो उनसे फ़र्क ना पड़े, बिल्डिंग्स जो है उसको हैंडल कर सकें। और ये कि अगर आपने कोई एनर्जी को यूज़ करना है तो आप सनलाइट और विंड को यूज़ करें। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं और एक नॉन रीन्यूएबल। तो अगर हम सनलाइट और विंड वगैरह को यूज़ करें तो उसका नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जब हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोयल वगैरह इनको यूज़ करते हैं तो इसके तो हम एनर्जी के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बाद में इसके नुकसान भी उतने होते हैं, उतने ही ज़्यादा धुआं वगैरह पोल्यूशन कॉज होती है। तो अगर हम सनलाइट और विंड को यूज़ कर लेंगे, जैसे हम सोलर वगैरह यूज़ करें, तो उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं कॉज होती। ये था आज का लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।